सुप्रीम पेच में फंस गई ममता दीदी। जी हां, आज का दिन बंगाल की राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। आपको बताते चलें कि आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला देते हुए माना कि पश्चिम बंगाल सरकार और उनके अधिकारियों ने ईडी की जांच में हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार और राज्य पुलिस अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ईडी के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के अनुसार यह मामला देश में कानून के शासन और संवैधानिक संस्थाओं के स्वतंत्र कामकाज पर गंभीर सवाल भी उठाता है। ईडी को आईपैक के कार्यालय और उसके निदेशक के परिसर पर छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से बाधा का सामना करना पड़ा था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने यह कहा कि वह नोटिस जारी कर मामले की समीक्षा करना चाहते हैं। बेंच ने मौखिक टिप्पणी की कि यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, हम नोटिस जारी करेंगे, हमें इसकी समीक्षा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी की छापेमारी संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट में हुए हंगामे में वे अत्यंत व्यथित हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजनीतिक परामर्श देने वाली कंपनी आईपैक से जुड़े स्थानों पर ईडी की छापेमारी और जब्ती कार्रवाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जो है वो अदालत कक्ष के भीतर अनियंत्रित अराजकता का हवाला देते हुए 14 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। ईडी ने सुनवाई शुरू होते ही आपको बता दें कि जांच एजेंसियों की छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की दखलंदाजी और बाधा एक बेहद चौंकाने वाली चलन को दर्शाती है, ये बात भी कही गई। लेकिन वहीं आपको बताते चले कि कपिल सिब्बल ने छापे की वीडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए कहा कि यह सरासर झूठ है कि सभी डिजिटल उपकरण ले गए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सभी उपकरण ले जाने का आरोप झूठा है, जिसकी पुष्टि ईडी के अपने पंचनामे से होती है। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज हुआ था, तब से ईडी क्या कर रही थी, चुनावों के दौरान इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है। एक तरफ कोर्ट की यह टिप्पणी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार भी कर दिया गया। जैसे ही आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये गलत हो रहा है और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वहीं चुनावी मौसम में आपको बता दें कि लगातार राजनीति गर्माती हुई नजर आई। बीजेपी ने सरासर इसको यह आरोप लगाते हुए कहा कि जितनी जल्दी चुनाव नजदीक आ रहे हैं उतना ही बौखलाहट कहीं ना कहीं टीएमसी के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचती हैं तो इस बात से यह साबित हो जाता है कि कुछ तो दाल में काला है। अब देखिए, कुछ सवाल हैं और ये सवाल जरूर उठ रहे हैं क्योंकि ममता की ग्रीन फाइल का सीक्रेट आखिरकार है क्या? ईडी की रेड में दखल ममता को भारी पड़ेगा क्या? ये सब महत्वपूर्ण सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा यह मामला बेहद ज्यादा गंभीर है? ममता की हरकतों से संवैधानिक संस्थाएं खतरे में आ गई है क्या? आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये क्यों कहा कि यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। फिलहाल आज इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे और करेंगे खुलकर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया जो है वो आपको सुनवा देते हैं। शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। सब पहला बिंदु, यह कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य करने से रोकने के लिए वर्दी प्रदर्शन कर रही है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस डीजीपी, कमिश्नर, ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी आई है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है क्या प्रदर्शन अब हाईकोर्ट के अंदर होंगे? जंतर मंतर बना दोगे आप हाईकोर्ट को? ईडी का जो 714 था उसमें उन्होंने जिस प्रकार व्यवधान डाला और जो
करतूत किया है, फाइल को छीन कर ले गई है, किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके साथ साथ उनके जो ऑफिसर उनके साथ गए थे, ये भी इसके बराबर दोषी हैं। इसलिए सबको कटघरे में खड़ा करके विचार होना चाहिए कि बंगाल के लोग गणतंत्र क्या है भूल गए हैं। लोकतंत्र को नहीं रहेगा तो ना चुनाव हो पाएगा ठीक से, ना तो चुनाव का कोई मतलब रहेगा। लेकिन ये तो विजिबल है कि दीदी पहुंच गया फाइल स्नैच करने के लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का साथ समझौता हो रहा है। संविधान की शपथ लिए हुए एक राज्य की मुख्यमंत्री केंद्रीय सरकार के आधिकारिक का ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका दस्तावेज छीन रहे हैं। ओवीसीएस को साथ में लेकर के, डीजी को साथ में लेकर के, पुलिस अधिकारी उसका साथ था। आने का साथ साथ ही गाड़ी का उसका नंबर प्लेट भी बदल गया। ये कैसे हो सकते हैं? देखिए, ममता बनर्जी और एक आध राज्य और बिहार हिंदुस्तान का जो संघात्मक ढांचा है उसको लोग तोड़ना चाहते हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है सभी राज्य लागू कर रहा है, लेकिन बंगाल और केरल नहीं लागू कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अपने कुछ सुपर लोग मानते हैं। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, कहीं किसी प्रकार से उनको लूप हॉल मिला होगा तो जांच कर रहे थे। जांच में जो इंटरफेयर किए या सुनते हैं कि फाइल चुरा के ले गए, इसका मतलब है कि बहुत गड़बड़ किए हुए होंगे। समझ में आया होगा कि फाइल पकड़ा जाएगा तो हम शिकंजे में पड़ जाएंगे, इसलिए उस चुरा के ले गए। ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है, ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और उन लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे। और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कैलकाटा पुलिस ने, उसको स्टे किया है। ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल बन चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बिल्कुल नहीं है। जिस बेशर्मी से और जिस ब्रेजन तरीके से ईडी विपक्ष के लीडर्स को टारगेट करता है और अब विपक्ष के लीडर्स के साथ जो लोग काम करते हैं उसको टारगेट करता है, मुझे लगता है वो शर्मनाक है। ईडी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ईडी का कन्विक्शन रेट अपने आप में दिखाता है कि ये मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। 2014 के बाद से ऑपोजिशन के खिलाफ 99% केसेस उन्हीं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। अगर आपको खिलाफ ईडी का केस चल रहा है और आप चाहते हैं आपकी रेड ना हो या आपको ना बुलाया जाए, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, गोता लगा लीजिए, बंद हो जाता है। ईडी की क्या साख है, ईडी की क्या विश्वसनीयता है? और जहां पर भी चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो वहां ईडी पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में होगा वहां पहुंच जाएगी, इससे पहले बिहार में पहुंची थी। जहां जहां चुनाव होगा वहां ईडी पहुंच जाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने प्रतिक्रिया सुनी है, अब चर्चा पर एक बार फिर से लौटते हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता हैं तपोष पाल जी। तपोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम प्रकाश पांडे टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। बता रहे हैं कि वाचस्पति द्विवेदी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। कनिका भारद्वाज हैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की। ये सभी मेहमान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, इनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच कहीं ना कहीं ये सवाल उठना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री को वहां पर जाने की जरूरत थी क्या। तपोष पाल जी, शुरुआत इसी के साथ। कोर्ट ने भी माना है ये मामला बेहद ज्यादा गंभीर है, किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट की जो सबसे बड़ी आज जो टिप्पणी है वो ये है कि अराजकता फैल सकती है, ये मामला छोटा नहीं है। और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं की गई, अगर इस पे ठीक से इसको नहीं किया गया, तो इन सवालों का जवाब अगर ठीक से नहीं मिला तो देश में अराजकता फैल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के आज की सबसे बड़ी स्टेटमेंट है। आप अगर इसको देखें तो अराजकता तब आती है जब सत्ता जांच करने से रोकती है। और जिस तरीके से आज ये सारी चीजें सामने आए, मैं कल्याण बनर्जी के बारे में बाद में बताता हूं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे पहले ईडी के लोगों पे जो एफआईआर किया गया उस पे स्टे लगा दिया गया। बंगाल सरकार को नोटिस भेजा गया, 2 हफ्ते में जवाब देना है और अगली सुनवाई जो है वो 3 फरवरी को होगी। कल्याण बनर्जी के लिए मैं बता दूं, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा था। ये बाहर निकलते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो ये मीडिया से बातें कर रहा था, वो उस समय ये कहा कि
वो सुनवाई करना चाहते हैं। मतलब ईडी सुनवाई करना चाहते थे कोलकाता हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। उनसे जब सवाल पूछा गया कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुआ वहां क्या हुआ और यहां क्या हुआ, देखिए कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला कि वो सुनवाई करना चाहते हैं, जबकि कोलकाता हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी वो टीएमसी के मार्फत की गई थी, टीएमसी के पार्टी के तौर पे किया गया था, और वो ईडी पे उन्होंने इसके लिए याचिका डाली थी। और जो सुप्रीम कोर्ट में की गई है वो हाई कोर्ट में कमेंट्स दिए गए कि यहां पे सुनवाई नहीं हो पा रही है, अराजकता इन्होंने फैलाया है। और इन्होंने साफ तौर पे यहां पे इस तरीके की चीजें फैला के रखी हैं कि जंतर मंतर और इसमें अंतर ही नहीं है, ये प्रदर्शन का एरिया बना दिया गया है। तो यहां माहौल ऐसे नहीं है कि हम सुनवाई कर सकें। और इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इसकी संज्ञान लिया और उन्होंने इसी पे जो है साफ तौर पे इन बातों को कहा है। तो देखिए बहुत सीरियस ऑफेंसेस है। और एक चीज बताइए, बार बार ये लोकतंत्र की दुहाई देते कहते हैं ईडी सीबीआई से जो है लोकतंत्र खतरे में पड़ा। ईडी के ऊपर जो आपने एफआईआर किया वो कौन सा लोकतंत्र था? उसमें कौन सा लोकतंत्र दिख रहा है आपको? आप वो आज सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, कहा कि ये बिल्कुल से गैर कानूनी है, आप ईडी के ऑफिशियल्स पर एफआईआर कर ही नहीं सकते हैं। ये गलत प्रयोग में लेके आ रहे हैं। और एक तरीके से कानून का एक जोरदार तमाचा है मुख्यमंत्री और टीएमसी की सरकारों पे कि एफआईआर पे सीधा सीधा जो ईडी ऑफिशियल्स पे लगा था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रदर्शन हाईकोर्ट के अंदर होंगे क्या, जंतर मंतर बना दोगे क्या आप? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस पे प्रश्न उठाए हैं। और संविधान का हवाला उन्होंने दिया और यह भी कहा है कि ममता बनर्जी बनाम जो कानून है, मतलब आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी कानून को मानती नहीं, कानून के ऊपर हो चुकी। कहीं ना कहीं बिल्कुल, क्योंकि वो नजर भी आ रहा है। बिल्कुल राम प्रकाश पांडे जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ऐसा वहां पर क्या था कि ईडी की रेड हुई, मुख्यमंत्री को खुद वहां पर जाना पड़ गया, दस्तावेज हाथ में लेकर बाहर आ रही हैं। तो ये तो पहली बार शायद नजर आ रहा है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से रेड में पहुंच रहा है, तो कुछ तो दाल में काला है। अब तो कोर्ट भी मान रहा है। चलिए मैंने आपकी बात पर ही और मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लय में ही बोलता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय जो बोला कि ये बहुत गंभीर मामला है, एकदम सही बोला कि ये गंभीर मामला है। और इसीलिए कैबिनेट मेरे मुख्यमंत्री से पहले ही दाखिल किया गया कि हमें भी बोलने का मौका मिले। तो यहां पर जैसे बोले गंभीर मामला यह है कि ये ईडी को किस तरह से और सीबीआई को किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं और ईडी किस समय पर टाइमिंग को लेकर किस तरह से एक सरकार को अपदस्थ करने का जो सोच लेके आए, उस पर हम अपना वक्तव्य रखेंगे। और जिस तरह से हम बताएंगे, हम सर्वोच्च न्यायालय के हर आदेश को अपने सर्वोपरि रखेंगे और हम उनके सम्मान भी करते हैं। किंतु संविधान को किस तरह से तार तार किया जा रहा है वो भी हम अपना वक्तव्य हमारी तरफ से रखा जाएगा। इसीलिए हमने पहले ही कैबिनेट दाखिल किया। और दूसरी आप बोलते हैं तो कन्विक्ट आपके ईडी के जो जितने हैं उसका कन्विक्शन पावर कितना है, परसेंटेज क्या है? नहीं, अगर नहीं पांडे जी, तो साफ बात यह है कि जब अभी जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद ईडी उसी वक्त तो कार्रवाई करने जाएगी ना। अब ये तो है नहीं कि 2 महीना पहले करने जाती, 2 महीना बाद करने जाएगी। जब जानकारी के आधार पर तो मान लिया वहां पर छापा पड़ेगा ना। यहाँ पर राजनीतिक उद्देश्य साफ नजर आ जाता है कि जब केस ईडी और राज्य सरकार का है, गलती हमारी राज्य सरकार नहीं की, ईडी को रोका है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो रोड पर आके और ईडी जहां छापेमारी कर रही है वहां पे अरेस्ट किया जाए, ये इस तरह से रोड पर आने का इनका क्या तात्पर्य है? राजनीतिक उद्देश्य हो तो ये तो साफ तौर पर फिर गुंडागर्दी हो गई कि अगर एजेंसीज को आप काम करने से रोक दे रहे हैं, आप खुद पहुंच जाएंगे अगर आप पद पर हैं तो। अगर इनकी राजनीतिक गुंडागर्दी चलेगी तो हमारी राजनीतिक गुंडागर्दी चलेगी। तब राजनीतिक गुंडागर्दी चालू किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। रोडों पर आने का क्या जरूरत है? तपोज जी, अब तो साफ तौर पर गुंडागर्दी की बात हो रही है बंगाल में, क्या हो रहा है? देखिए ईडी के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं, मेरा साफ ये कहना है कि पार्थ चटर्जी के गर्लफ्रेंड के घर से 50 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। सुजीत बोस जो इनके मंत्री थे उनके घर से 45 लाख रुपए कैश मिले। चंद्रनाथ सिन्हा के घर से 3.6 करोड़। ठीक है, अगर उन वहां पर, ठीक है, मैं कैश तो बरामद हो रहा है ना, ईडी तो यही काम करती है, कैश बरामद करती है। तो नगद आप इतने बड़े लेवल पे कैसे मिल रहे हैं? ईडी का कन्वेक्शन ठीक है। सुरेंद्र स्वामी सर हमारे साथ
बने हुए हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं पांडे जी। ये देखो, इसी यही बौखलाहट जो है ना टीएमसी की, ये बंगाल में भी देखने को मिल रही है और सुदर्शन न्यूज की स्क्रीन पर भी देखने को मिल रही है। ये बौखलाहट है साफ तौर पर। ईडी के भी दायरे होते हैं, हर केस में जाके ईडी छापेमारी नहीं कर सकती ना, सीबीआई और ईडी में फर्क होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मेरे को एक दो जवाब है कि ये भी तो दिलवा दीजिए कि शुभेंदु अधिकारी को नाका केस में जब पैसा लेते हुए इन्हीं का दिखाया हुआ सब है, वो जब था तो वहां पर ईडी क्या है और इनके पास गया तो वॉशिंग मशीन में साफ हो गया, उसके कंप्लीट सब साफ हो गए। उसका जवाब कौन देगा? वहां पर है हेमंत अधिकारी जी का जो केस है वो चल रहा है, वो केस बंद नहीं हुआ है। शुभेंदु अधिकारी केस जो भी है वो ठीक है, पांडे जी का फटा डाउन कर दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं पांडे जी आपके पास। तपस जी आ रहा हूं। सुरेंद्र स्वामी सर बने हुए हैं। सर, मैं आपसे इस चीज समझना चाह रहा हूं कि जो स्थिति बनी हुई है, ये तो साफ तौर पर गुंडागर्दी, टीएमसी प्रवक्ता ने बोल भी दिया कि हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही सब चीज होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईडी के अपने दायरे होते हैं, सीबीआई और ईडी में फर्क होता है। तो अब वहां पर जब ईडी कार्रवाई करने गई थी तो मुख्यमंत्री को वहां पर पहुंचने की आवश्यकता क्या थी? कुछ तो था वहां पर। नहीं, निश्चित रूप से इस केस का जो बैकग्राउंड है वो सबको मालूम है कि जो पिछले गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां आईपैक कंपनी इनका चुनाव का प्रबंधन देख रही थी। वहां से ये ईडी को लीड मिली कि इसमें वो पैसा हवाला का यूज हुआ है। उसकी जांच करते करते इनके एक मिस्टर मांझी हैं जो एक कोल माइन में दलाली का काम करते हैं, उनके स्टेटमेंट के बाद ये सामने आया कि इसमें आईपैक को 20 करोड़ के आसपास रुपए दिए गए हैं, जो खबरें आ रही हैं। तो उसी संदर्भ में वो उनके वहां पर रेड मारने के लिए गई थी। मैं आपसे पिछले 3 दिन से यही बार बार कह रहा हूं कि ये विषय ईडी की रेड का या ईडी के इन्वेस्टिगेशन का अब रहा ही नहीं है। और वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये मैटर हो गया है। पहली बात तो ये है कि भाई संविधान और कानून का राज चलेगा या नहीं चलेगा, और दूसरी बात यह है कि जो राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार है, उनके संबंधों को लेके बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने पहले भी यही बात कही थी कि राज्य सरकारें चुनी हुई हैं तो केंद्र की सरकारें भी चुनी हुई हैं। केंद्र का एक कानून है, उस कानून में ईडी को अधिकार दिए गए हैं। ईडी अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को यह लगता है कि ईडी गलत कर रही है तो आप हाई कोर्ट में जाइए। ये न्यायालय किस लिए बने? आप क्या सड़क पे फैसला करेंगे? लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से एक के बाद एक ये बढ़ता गया, तो क्या होता है कि आदमी को लगने लगता है अब तो कुछ होगा ही नहीं, केंद्र सरकार की तो मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएगी। और उसमें ये गलती कर गई। गलती क्या कर गई कि ये अपने पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को खुद लेकर के खुद ही मुख्यमंत्री चली गई। और कहां चली गई? ये किसी सरकारी दफ्तर में नहीं गई, ये किसी सरकारी कर्मचारी को बचाने नहीं गई, ये चली गई एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के घर में और एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में। तो ये तो खुलेआम साबित हो गया था कि ये जो इनका एक्ट था, ये एक एक्ट टोटली मतलब किसी भी हालत में किसी भी कानून में स्वीकार नहीं हो सकता और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इसीलिए मैंने कल भी आपकी 5 बजे की डिबेट में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जांच कराएगा। और चूंकि अब नोटिस एक प्रोसीजर है, इनको नोटिस दे दिया है। नोटिस देने के बाद जब ये जवाब देंगे उसके बाद जांच कौन करेगा? जांच तो सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट तो खुद जाके जांच कर नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि भाई हमारे सुपरविजन में सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि ये जो क्या कागज लेके निकले हैं, क्यों गए हैं, क्या इनके वहां पे फोनों पे बात हुई है, किस तरह से हाई कोर्ट में दंगा हुआ है, बिल्कुल कहीं ना कहीं सभी जांच का विषय और जांच होगी। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। कनिका भारद्वाज भी लगातार बनी है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। कनिका, आप किस तरीके से इस केस को देख रही हैं? क्योंकि साफ तौर पर सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि अब ये बात कुछ और निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री को वहां पर जाने की आवश्यकता क्या थी? अब कोर्ट जब ये कह दे कि ये मामला बहुत गंभीर है, अब टीएमसी प्रवक्ता ने तो इसको अलग एंगल से जोड़ दिया, लेकिन जब कोर्ट के जज ये कहते हैं तो कुछ तो गंभीरता वहां पर होगी ना।
बिल्कुल गंभीर है, बहुत सीरियस इशू है और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि अगर इस तरह से कोई सीएम जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो इंटरफेयर करती हैं तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और अगर ऐसा होगा तो स्टेट्स में कंप्लीट लॉलेसनेस हो जाएगी। तो देखिए मैं तो वेस्ट बंगाल नहीं लॉलेस वेस्ट बंगाल आज के टाइम पे बोलती हूँ, क्योंकि अगर हम वेस्ट बंगाल का पीछे का 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर तो डेफिनेटली फॉलो नहीं होता, साथ में उनकी जो स्टेट मशीनरी है वो कंप्लीट फेलियर है, आज के टाइम पे फेल हो चुकी है, क्योंकि जो पुलिस भी है वो भी ममता बनर्जी के प्राइवेट अफेयर्स में एक पर्सनल पुलिस ऑफिसर्स काम करती है, वो सिटीजन्स के लिए या वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए कम काम करती है और ममता बनर्जी के प्राइवेट अफेयर्स में उनके साथ रहने के लिए ज़्यादा काम करती है। तो पुलिस ऑफिशियल्स पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वहाँ पे अगर हाई कोर्ट आते हैं तो हाई कोर्ट में लोग दंगे मचा देते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को अपना काम नहीं करने देते। वहाँ का जो प्रोसीजर है वो इन्होंने खराब कर दिया, वो लॉ अपना काम नहीं कर सकता, हाई कोर्ट अपना काम नहीं कर सकती, पुलिस ऑफिशियल्स अपना काम नहीं कर सकते। तो कंप्लीट फेलियर है ये स्टेट मशीनरी का, मुझे लगता है। साथ ही में अगर मैं लीगैलिटी पे आऊं तो देखिए टैम्परिंग ऑफ एविडेंस एक अपने आप में ही क्रिमिनल ऑफेंस है। सेक्शन 228 ऑफ बीएनएस जो होता है वो इसी चीज के लिए होता है, टैम्परिंग ऑफ एविडेंस के लिए। तो मुझे लगता है ये एक अपने आप में ही एक क्राइम है और जैसे कि अभी स्वामी सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये एक्सेप्टेबल किसी भी लॉ में नहीं है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए आज सबसे पहले ये सवाल पूछा कि सबसे पहले ये बताइए कि जो ममता बनर्जी है, किसी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लीगली कर रही है, उन्होंने ना कुछ जब्त किया, ना उन्होंने किसी भी तरह का अभी कोई कार्रवाई आगे की, सिर्फ एक नॉर्मल लीगल प्रोसीजर से वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन में एक सीएम का वहां पे मौजूद ही क्यों थी एट फर्स्ट प्लेस? सबसे बड़ा सवाल तो ये देना चाहिए पार्टी को कि वो मौजूद ही क्यों थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो मौजूद थी तो वो किस टीएमसी ने जवाब दे तो दिया इस पर, टीएमसी प्रवक्ता जवाब दे तो नहीं कि गुंडाई होगी तो हम भी ऐसी गुंडाई करेंगे। तो सर ये तो साफ मेरे को लगता है वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो एनआरकी के बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ है सर इस टाइम पे, और अगर इनको भी नहीं रोका गया, मुझे तो लगता है कि वहां पे सेंटर को आर्टिकल 356 अब लागू कर देना चाहिए और प्रेसिडेंशियल रूल लगा देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है कनिका, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा। और कांग्रेस प्रवक्ता द्विवेदी जी लगातार बने हैं। द्विवेदी जी, आप किस तरीके से इस केस को देख रहे हैं? ठीक है, आप लोग साथी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक दायरा तो होता है ना, एक पद का दायरा होता है, एक चीजों का दायरा होता है। सवाल बस यही खड़ा हो रहा है क्योंकि टीएमसी प्रवक्ता तो बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतारू हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम तो गुंडाई करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी और हमारे स्वामी साहब और पुष्पाल जी और हमारे टीएमसी के प्रवक्ता जी, सबको कार्तिक पूर्णिमा की और आपके सभी दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा की सपरिवार मंगल कामनाएं। सबसे पहले तो फिर आपने जो सवाल मुझसे प्रश्न पूछा है वो बिल्कुल समीचीन है। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, या हमारी पार्टी मानती है कि जो भाजपा की इलेक्शन डिपार्टमेंट है वो स्वतः स्फूर्त रूप से ना होकर वो बीजेपी के इशारे पर जब भी जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं वहां पर सडनली इकट्ठे हो जाती है। देखिए मामला 2020 का है, अगर आप उसको पीछे लेके जाएं तो उसमें देखिए 2020 के बाद मेनली ज्यादातर अभिषेक बनर्जी और एक सज्जन हुए विनय मिश्रा जी, और उनके ऊपर बहुत जांचें हुई और अभिषेक बनर्जी ने उनको जब भी ईडी ने बुलाया उनके पास गए और सवाल जवाब हुए, कोई बात आगे मामले बढ़े। मुख्य वजह लेकिन इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि विनय मिश्रा जी जिन पर ईडी जो जांच कर रही थी वो इलोप हो गए और यहाँ से हिंदुस्तान छोड़कर एक विदेशी देश में जाके नागरिकता भी प्राप्त कर ली। अब सवाल ये उठता है कि ईडी उस समय क्या कर रही थी, वो सीबीआई क्या कर रही थी और जो जांच एजेंसियां थी वो उससे क्या कर रही थी। एक बड़ा कन्विक्ट जिस पर आप कह रहे हैं वो देश से चुपचाप निकल गया, आपको उसको कैसे निकल जाने दीजिए, बड़ा गंभीर मसला है। और फिर दूसरी बात यह है कि 2022 की जो बात कर रहे हैं, जो गोवा में इस पैसे को लगाया गया, तो बिल्कुल ठीक है, आप जांच कर सकते हैं। तो हम तो तहे दिल से इसके साथ हैं कि भाई अगर सरकारी एजेंसी है तो जांच करिए। हमारे नेता भी बार बार गए हैं और जाते रहेंगे, जब भी कॉल होगी ईडी की हमारे नेता जाएंगे। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं और कभी भी ईडी के
सामने पेश होने से इनकार नहीं किया। सवाल ये हो रहा है कि अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि उससे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये जो चुनाव आ रहे हैं इसके बीच में परसेप्शन बनाने का मामला है। भाजपा अपना परसेप्शन बनाना, भाजपा का ये परसेप्शन ईडी के द्वारा है कि वो भ्रष्टाचारी सरकार है, उस तरीके की और जो मामले हैं वो ये सरकार कर रही है। लेकिन इससे कहीं भाजपा को अगर फायदा होगा तो ममता जी को भी इसका फायदा होगा। वो अपने को कह देंगी कि हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और एजेंसीज हमारे ऊपर चुनाव के समय इसका फायदा उठाए, तो दोनों ठीक है, लगभग नहीं आप फायदा देने की बात ठीक है, समय बताएगा। लेकिन ये सवाल तो यहाँ पर उठेंगे। तपोज जी देखिए, अब कांग्रेस प्रवक्ता का भी वही कहना है, टीएमसी प्रवक्ता भी साफ तौर पर वही कह रहे हैं कि जब चुनाव होता है तो कार्रवाई होती है, लेकिन अब जब मौजूदा स्थिति में जब सबूत मिल रहे हैं, सब चीजें मिल रही हैं, ईडी वहां पर काम करने पहुंच रही है, तो उसको रोकना भी तो ठीक नहीं है। इसके प्रवक्ता कार्तिक पूर्णिमा की बात कर रहे थे। देखिए, माघ माह चल रहा है, कार्तिक माह नहीं चल रहा है और अभी कोई पूर्णिमा भी नहीं है। हाँ, मकर संक्रांति और बिहू और जो मकर की जो मकर संक्रांति उसके आप बधाई हो जाता है, कोई बात नहीं है। हाँ, आप ये कार्तिक माह अभी दीपावली के बाद आता है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, देखिए आज का सवाल जो है वो ये नहीं है कि ममता बनर्जी क्या कहती है, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हाई कोर्ट क्या कह रहा है, और कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि एजेंसियों को काम करने दो। तपोज जी, बात वही है कि कोर्ट का क्या कहना है, लेकिन मौजूदा स्थिति में टीएमसी का जो रवैया है वो भी तो सवालों के घेरे में आता है। नहीं, उनका रवैया सही में बहुत सोचनीय है और इस समय सारे पूरे देश की जनता है वो देख रही है। कल अगर हाईकोर्ट का आप दलील सुने तो उन्होंने जो टीएमसी की याचिका को खारिज किया है, उन्होंने क्या कहा है कि आईपैक को याचिका दायर करना चाहिए। ईडी आईपैक के ऑफिस गई थी, आप टीएमसी क्यों याचिका दायर कर रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ना तो टीएमसी का वो दफ्तर है, ना टीएमसी के लोगों से कोई बात हुई है, ना ईडी के पास टीएमसी के लोगों के साथ मनी ट्रेल का कोई। बिल्कुल नहीं, सही सवाल है। राम प्रकाश जी जवाब दीजिए इसका। राम प्रकाश पांडे जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। टीएमसी ने क्यों दाखिल किया उसका तो पहले स्पष्टीकरण, क्योंकि वो हमारा आईपैक था, वो हमारी स्ट्रेटेजी बना रहा था, इसलिए हमने दाखिल किया। दूसरी बात है कि हम क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं कि ठीक है, बाकायदा ईडी गई है, वहां को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मोबाइल फोन उठा रही है, कागजात उठा रही है, किंतु सीजर लिस्ट नहीं दे रही है। सीजर लिस्ट वो ऑफिस से देंगे, हमारी आपत्ति वहां पर है। आप जब सामान सीज कर रहे हैं तो हमें सीजर लिस्ट पहले देंगे। आप अपने घर में ले जाकर अपने ऑफिस में लाकर उसको टेम्परिंग करेंगे किसी के आदेश पर, हमें कैसे विश्वास होगा? हमें सीजर लिस्ट पहले दीजिए, आपने क्या क्या चीज लिया और किस कैटेगरी में लिया है, वो सीजर लिस्ट आप लिख के दीजिए। और एज पर लॉ कल हाईकोर्ट में ये कहा कि हमने सामान ही नहीं लिया वहां से, हमें लेने ही नहीं दिया गया। हाँ, वो सारे के सारे सामान टीएमसी के और ममता बनर्जी के लोग और वहां के पुलिस अधिकारी वो छीन के ले गए हमसे। हाँ, क्योंकि आप सीजर लिस्ट नहीं देना चाह रहे थे, नहीं लेने देने चाह रहे थे, इसलिए हमारी प्रशासन साथ में गई। अधिकार के तहत आप ये सब बात सामान की तो है ही नहीं। सुरेंद्र स्वामी जी ने वही तो बोला अभी थोड़ी देर पहले। सुरेंद्र जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बात सामान की थी, क्या बात पैसे और कैश की थी? आपको सीजर लिस्ट देना पड़ेगा। मेरे घर से आप क्या ले जा रहे हैं, अपने घर में ले जाके उसका दूसरा कुछ बना देंगे, हम कैसे मान ले और हमारे पर दोषारोपण करेंगे? मेरे घर से क्या ले जा रहे हैं? जो वहाँ पे लोग हैं वो साइन करके देते हैं कि हमारे यहाँ से ये चीजें इन्होंने ली हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि वो जेब में लेके रख के चल देंगे। अगर उसमें इनके कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो उसके इलेक्शन से रिलेटेड थे, तो हमेशा जब वो सर्च एंड सीजर में मीमो बनता तो हाई कोर्ट में जाके उसको स्टे करा सकती थी। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या स्ट्रीट पॉलिटिक्स से, गणतंत्र से चलेगा, जिसमें सड़क तंत्र से चलेगा कि आप जो है कोई कानून नहीं मानेंगी, किसी को नहीं मानेंगी और आप जाएंगे और खुद ही सारे एक्शन लेंगे। एक्चुअली प्रद्युमन जी ये फंस गई हैं इसमें। ममता बनर्जी का खुद अपने डीजी और पुलिस कमिश्नर को लेके आईपैक के डायरेक्टर के घर पे ये कह रहे हैं हमारा आईपैक है। अरे आपका आईपैक नहीं है, वो हायर्ड एजेंसी है आपकी, प्राइवेट, वो पार्ट ऑफ टीएमसी नहीं है, वो पार्ट ऑफ टीएमसी नहीं है, वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कानून में, क्योंकि अभी तक ये सब चल रहा था
अभी तक शुरू से चल रहा है, जितने भी केसेस हुए, मुझे तो बार बार गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि लक्ष्मण रेखा लांग गई अब की बार ममता बनर्जी, एंड शी विल बी इन ग्रेट ट्रबल। मैं आज आपको, मैंने 2 दिन से यही बात कह रहा हूं कि ये जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है, इनको नोटिस दिया है, ठीक है। नोटिस के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, एक जांच एजेंसी अपॉइंट होगी, और चूंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसलिए इसमें अरेस्ट होगी, और इसमें इनके सारे बड़े अफसर अरेस्ट होंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं सुरेंद्र जी। कनिका, अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जैसे सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि जब कोई भी कार्रवाई होती है, कोई जब्ती होती है, तो उसका पूरा मेमो बना के दिया जाता है, तो रामप्रकाश पांडे फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये कुछ भी लेके जा रहे थे और जब्ती नहीं दे रहे थे? देखिए, ये तो बहुत ही बेसलेस चीज है, क्योंकि देखिए ये जो भी अभी क्लेम्स कर रहे हैं, जो टीएमसी के प्रवक्ता जी जो बैठे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये सारी जो दलीलें हैं, ये कपिल सिब्बल जी और मनु सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट में बोल चुके हैं, सारे तथ्य रख चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ इन सब चीजों को सुनने के बावजूद ये चीज बोली है कि ये बहुत सीरियस मैटर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें इस तरह से आके कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर सकता, खासकर जो सीएम है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर सकती। तो जो भी चीजें हैं वो तो लॉफुली ही हो रही थी, लेजिटिमेट वे में हो रही थी, एक तरीके से हो रही थी जिसमें कोई भी इलीगल चीज नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि जो ऐसी कोई चीज हो रही हो जो लॉ के खिलाफ हो रही हो, सब कुछ लीगली हो रहा था। तो उसके बावजूद बीच में आके इंटरफेयर करने का कोई मतलब ही नहीं होता। और जिस तरह से आपने मुझसे पूछा, तो इसका सही जवाब यही है कि देखिए ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब दे चुका है। ममता बनर्जी को 2 हफ्ते का टाइम मिला है रिप्लाई देने के लिए, और मुझे भी देखिए यही लगता है कि गिरफ्तारी हो सकती है क्या? क्योंकि जब ईडी बिल्कुल हो सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गिरफ्तारी हो सकती है अगर ये प्रूव हो जाती हैं चीजें, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है एज पर द लॉ कि इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। और मुझे लगता है गिरफ्तारी होनी भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज है, ये बहुत बड़ा मैटर है कि किसी आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो, बिल्कुल आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके एक एक्ट कर रहे हो, और उसको फिर आप में इतनी भी हिम्मत है कि आप उसको डिफेंड भी कर रहे हो आके, और आप ऐसी बातें बोल रहे हो जो कि बेसलेस है। देखिए सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि वो गई हैं, उन्होंने फाइल, ग्रीन कलर की वो फाइल है जो वो लेके जा रही हैं, तो वो क्यों लेके गई हैं वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उनको उनकी मौजूदगी ही वहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद अपने पावर का मिसयूज करते हुए फाइल लेके जाना, ये तो एक गुंडागर्दी है, एक एनार्की, मैंने जैसे पहले बोला, ये तो एक एनार्की की एज है बिल्कुल। तो ये सब चीजें सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, और मैं इस बात को मानती हूँ कि सच में इस बार ममता बनर्जी फंस चुकी हैं, और आगे आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसला आने वाला है ममता बनर्जी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रामप्रकाश पांडे जी बताइए, जब कोई भी जब्ती होगी तो सब चीज लिख के दी जाएंगी, सब कुछ साइन कराया जाएगा, तो फिर आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, अभी मैं अधिवक्ता जी ने भी बोला कि ये बातें हमारे वकील ने पेश की है और बोली है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला है कि ये सोचने की बात, ठीक है। तो इसीलिए हमने केवियट दाखिल किया कि हमारी बातों को सुना जाए, हमें अपने तथ्य देंगे कि हमें किस तरह से, हमने क्यों हमें इस तरह से आना पड़ा, क्योंकि कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय पर हम भी विश्वास करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है, हम उसका जो भी उनका आदेश है वो सही रूप से। ठीक है, मैं तुरंत पूछ लेता हूं कनिका, अगर हम एक कानून के तहत समझना चाहें इस मामले को, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो दलील देने की बात कर रहे हैं रामप्रकाश पांडे जी कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमें क्यों करना पड़ा, ये कायदे में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इस मामले में, या फिर ये बिल्कुल कानून का उल्लंघन है और इस पर सजा का प्रावधान है? देखिए, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये बच्चा भी जानता है आज के टाइम पे कि आप एविडेंस की टैम्परिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या आपको एक्सप्लेनेशन देनी है या क्या? देखिए, अगर मैं एक सिनारियो वो होता जहां ममता बनर्जी खुद नहीं आती मौके पे और कोई किसी तरह की चीज होती, तो मैं एक बार को समझ सकती थी कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। बट जब वो वहां खुद मौजूद हैं, आप इस बात को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? उनकी खुद की मौजूदगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, इलीगल थी, और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। आप इसमें आप इसमें आप इसको डिफेंड करिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, उस चीज की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमारा देश का जो लॉ है वो
एविडेंस पे चलता है। आप कितने भी क्लेम्स करिए, आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाइए, या आप ईडी की टाइमिंग के बारे में सवाल उठाइए, या आप जिस तरह से अभी उनकी प्रोसेस बोल रहे हैं, आप प्रोसेस फेयर नहीं था, आप ये सवाल उठाइए। देखिए सीधी सीधी बात है कि हमारा जो देश का कानून है वो एविडेंस पे चलता है, और जो एविडेंस है वो हमारे सामने है कि ममता जी वहां मौजूद थी, फाइल लेके गई हैं। कनिका जी जिस तरीके से कह रही हैं वो साफ तौर पर उससे आप सहमत हैं? जी जी बिल्कुल 100% सहमत हूं। मैं आज पूरी सुनवाई सुन रहा था, कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी जो जिस तरीके के दलीलें दे रहे थे, उसके बाद जज इस पे बहुत ज्यादा सख्त थे और नाराज भी थे, और उनकी नाराजगी इसी से साफ समझ में आती है कि आज उन्होंने कारण बताओ जो बताया है कि 2 हफ्ते में आप जवाब दीजिए, तो मुख्यमंत्री से और वहां के पुलिस महकमे से जो सबसे बड़े अधिकारी उनसे ये कहा गया है कि आप उसको रिप्लाई करिए। दूसरी चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं जो कनिका जी कह रही थी कि देखिए ये बिल्कुल से ओपन एंड शट केस है। वहां पे ममता बनर्जी पहुंची हैं, इनकी पहले बर्खास्तगी होगी, पहले इनको सीएम पद से सुप्रीम कोर्ट से मुझे जो लगता है वो हटाया जाएगा, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होगी और अब समय कम है, होगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये फिलहाल कोर्ट का फैसला, ये आने वाले समय में जो है वो चीजें साफ होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आप सभी ने देखा, जहां पर अब सुप्रीम पेच में फंसती हुई ममता दीदी नजर आ रही हैं। फिलहाल अब एक लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।